आज हम वसंत भारती के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी ने चिट्ठियों में क्या बतलाया है और चिट्ठियों के बारे में क्या बतलाया है, आज हम वो जानेंगे कि चिट्ठियां हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन में, केवल हमारे ही नहीं पूरे देश विदेश में चिट्ठियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो अपना अहम रोल अदा करती है। कहा जाता है कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब यानी आश्चर्यजनक है। आज सारे संसार में जो चिट्ठियां हैं वो भेजी जाती हैं। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर चिट्ठियों का आवाजाही ना हो। इसके अलावा चिट्ठियों को हमने कई नामों से जाना, इसमें जैसे कि उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो लगभग एक सा ही है। पत्र जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक संतुष्टि प्रदान करता है लिखने और पाने वाले को। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, खोजते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। आज यहाँ पे देखा जाए तो भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में हरकारों के बारे में बताया था। हरकारे जिन्हें रनर्स भी कहा जाता है। हरकारे यानी कि तेज गति से दौड़ने वाले, रनर्स यानी तेज गति से दौड़ने वाले जो ज्यादा से ज्यादा दूरी को कम से कम समय में तय कर ले और एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सके। वो हरकारे अपने साथ तेज दौड़ने वाले घोड़े भी रखते थे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी, जो वातानुकूल परेशानी है, रास्ते जो ऊबड़ खाबड़ है, उसे किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो। इसके अलावा पुराने जो मुगल कालीन आप देखेंगे तो उसमें कबूतरों, पक्षियों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनके गले में या पंजों में किसी भी प्रकार का संदेश बांध दिया जाता था और वो ठीक उसी ठिकाने पर पहुंचते थे और वो संदेश उन्हें पहुंचा दिया करते थे। तो पक्षी, घोड़े, रनर्स ने भी अपने आप में खतों को आदान प्रदान करने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका बताया था। इसके अलावा तार में रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला चालू किया। पहले हरकारे पहुंचाते थे घोड़ों के द्वारा, फिर रेलों से और फिर उसके बाद हवाई जहाज के माध्यम से भी खतों को पहुंचाया जाने लगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा दूरी को कम करने के लिए, समय को बचाने के लिए यातायात के साधनों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा पत्र लेखन का अहम हिस्सा तब दिखाई दिया जो भाषा के क्षेत्र में एक चैप्टर, यानी कि आप जो भी हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें व्याकरण पक्ष का एक पाठ ये भी इंक्लूड किया जाता है, पत्र लेखन। यानी पत्र लेखन अपने आप में एक चैप्टर जो इंक्लूड किया गया है व्याकरण पक्ष में, उससे अब बिल्कुल जरूरी मान लिया गया है कि आपको उसे पढ़ना ही है। और इसके अलावा उसके रूप को और विस्तृत करने के लिए सन 1972 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व डाक संघ ने एक प्रतियोगिता आयोजित शुरू की, जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है और वो अपने हिसाब से किस तरीके से पत्र लिख सकते हैं। ये एक प्रतियोगिता है, यानी कि पत्र लेखन जो है वो अपने आप में एक कला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के जमाने में इतनी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ईमेल, फैक्स, एसएमएस जैसे जो 2 मिनट का टाइम लेते हैं अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हम उसे ध्यान से देखें तो वो एसएमएस और जो चिट्ठियों में जो अंतर है वो बहुत है। क्यों? क्योंकि जो संतोष, जो सेटिस्फेक्शन हमें चिट्ठी के माध्यम से मिलता है वो हमें पत्र में नहीं, वो हमें एसएमएस में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, पत्रों को हम सहेज के रख सकते
सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस जो है, मेल जो है, आने वाले समय में किसी भी प्रॉब्लम या टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम या वायरस की प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जबकि पत्र ऐसा नहीं है। अगर आज आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पत्रों का इंतजार ना हो। आज ऐसे देश में लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को बहुत ही संजोकर, सहेजकर, संभाल कर रखते हैं। उसमें बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान या इनकी पत्र रचनाएं ही क्यों न। आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को कई पत्र लिखे, पिता का पत्र पुत्री के नाम। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, ये सिलेबस के रूप में, चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाया भी गया होगा। अगर वो उस समय फोन पे बात करते तो आज हमारे बीच वो पत्र विद्यमान नहीं होते और ना ही उस समय के परिस्थितियों का पता हमें चलता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती इंदिरा गांधी से शेयर किया था। इसके अलावा यहाँ पे तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझाने का असली पैमाना होता है। देश काल की स्थिति, उनकी परिस्थितियां, उनकी व्यवस्था, विवेचना इत्यादि की जाती है। आगे चलकर वो पत्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में भी सामने आए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के पत्र आया करते थे और उन पत्रों में महात्मा गांधी जी जवाब भी दिया करते थे उन पत्रों का, और जब वो जवाब देते देते थक जाते थे तो वो दाएं हाथ से ना लिखकर बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। भारत में महात्मा गांधी कहीं भी रहते थे, कहीं भी, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में। महात्मा गांधी के नाम का जो पत्र आता था उसमें केवल यही लिखा हुआ होता था, महात्मा गांधी इंडिया। और महात्मा गांधी कहीं भी होते थे तो वो पत्र उनके पास पहुंच जाता था और बराबर महात्मा गांधी उस पत्र का जवाब भी दिया करते थे। यहाँ पर अगर उस पत्र का हम देखेंगे तो वो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं, यानी वो प्रशंसा पत्र से कम नहीं था, क्योंकि उसकी रिप्लाई का वेट सारे लोग करते थे और महात्मा गांधी भरपूर तरीके से उसका रिप्लाई भी करते थे। ये पत्र अपने आप में डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज से कम नहीं। इसमें पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम या निराला के पत्र हों। इसके अलावा जो हमारे मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत ही बड़े राइटर थे, उन्होंने कई लेखकों को अपने जवाब दिए। इसके अलावा महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह, यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का जो पत्राचार हुआ उसका संग्रह का जो भी प्रकाशन हुआ था, उसके तथ्यों का लेखा जोखा भी मिलता है। और सबसे ज्यादा योगदान जो था गुडविल सरकारी विभाग में, गुडविल डाक विभाग का था। अंग्रेजों का जमाना था उस टाइम, तो गुडविल डाक विभाग ने जोड़ने का काम किया था। उसने जो डाक व्यवस्था अंग्रेजों ने निकाली थी, घर घर, जगह जगह जो संदेश लाए और ले जाए जाते थे। आज भी कई घर हैं, आज भी कई जगह है, चाहे आप शहरी इलाकों में आलीशान महल भवन बना हो, बंगला हो, चाहे दुर्गम क्षेत्र जंगलों के बीच झोपड़पट्टियां हो, देहातों में झोपड़पट्टियां हो, घनघोर बर्फबारी के बीच का घर हो, या पहाड़ों के लोग या समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे, या रेगिस्तान के ढाड़ियों पर, रेगिस्तान के ढाड़ियों यानी कि बस्तियों से दूर एक एक घर, छोटा छोटा घर होता है। तो वो इतने दुर्गम स्थान के लोग हों, वो आज भी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं और डाकियों को देवदूत मानते हैं। डाकियों को देवदूत वो क्यों मानते हैं? क्योंकि आज भी कई लाख घरों के चूल्हे
मनी ऑर्डर के थ्रू चलता है। यानी कि उनके बच्चे अगर बाहर वो काम करते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी कमाई को मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं, और भेजता कौन है, लाता कौन है, डाकिया। और जब वो पैसे उन्हें मिलते हैं तो वो गरीब माँ बाप अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो डाकिया उन माँ बाप के लिए, उस दुर्गम स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए एक देवदूत के रूप में सामने आते हैं। ये बहुत अधिक मेहनत करते हैं, और आज भी देश की अर्थव्यवस्था में डाक विभाग का एक अहम रोल होता है। तो आज आपने पढ़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, कि चिट्ठियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अपना कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, और जो समझ नहीं आया होगा आप उसे पूछेंगे। थैंक यू।